हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स में आज 14 जुलाई टर्म 2 फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आज के फिजिक्स एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और पूरा क्लियर समझिए, पढ़िए। देखिए सवाल नंबर 1 से पहला सवाल है, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है। आंसर उत्तर, तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही समय पर समान माध्यम में गति करते हैं तो दोनों तरंगें एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए, बिना कुछ विचलित किए एक दूसरे से होकर गुजरती है तो समय के किसी बिंदु पर माध्यम का कुल विस्थापन का मान सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है केपलर के ग्रह गति नियम बताइए और समझाइए। उत्तर, केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित निम्नलिखित 3 नियम दिए हैं। पहला ए नंबर, कक्षाओं का नियम, यानी सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर यानी फोकस पर स्थित होता है। दूसरा बी नंबर, क्षेत्रफल का नियम, यानी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा सी नंबर, आवर्तकाल का नियम, यानी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। आगे देखिए सवाल नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है प्रतिबल को परिभाषित कीजिए। देखिए प्रतिबल यानी स्ट्रेच क्या होता है। उत्तर, किसी पिंड पर आरोपित प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं, अर्थात प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्या बोला, किसी पिंड पर आरोपित प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं, अर्थात प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। आगे देखिए सवाल नंबर 4। विकृति को परिभाषित कीजिए। देखिए विकृति क्या होता है, विकृति का डेफिनेशन को समझिए। आंसर, विकृति वस्तु या पदार्थ में होने वाले विरूपण को प्रदर्शित करती है, यानी बाह्य बल के कारण वस्तु की लंबाई में होने वाली परिवर्तन तथा उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं, अर्थात विकृति बराबर वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटा वस्तु का प्रारंभिक लंबाई। आगे देखिए सवाल नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को समझिए। प्रत्यास्था और प्लास्टिकता के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी पदार्थों के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर उसमें विकृति आती है, परंतु बल हटाने पर वह अपनी फिर मूल स्थिति में वापस आ जाता है। जबकि ऐसी वस्तुएं जिन पर से विरूपक बल हटाए जाने पर वे अपने प्रारंभिक पूर्ण आकार या रूप में वापस नहीं लौटे तथा सदैव के लिए विरूपित हो जाए, बदल जाए, तो वे वस्तुएं पूर्णतः प्लास्टिक कहलाती है तथा इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी को परिभाषित करें। उत्तर, प्रत्यास्था इलास्टिसिटी पदार्थों के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें विकृति यानी परिवर्तन आती है, परंतु बाह्य विरूपक बल हटाने पर वह फिर अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। आगे है सवाल नंबर 7। प्रत्यास्थ सीमा क्या है, प्रत्यास्थ लिमिट क्या है समझिए।
आंसर, विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थों में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगा देने पर पदार्थों का प्रत्यास्था गुण समाप्त हो जाता है, जो पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है। आगे है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 को समझिए। 8 नंबर, चरम तनन सामर्थ्य क्या है? चरम तनन सामर्थ्य क्या है? आंसर, किसी पदार्थ की तनन सामर्थ्य उस पदार्थ के प्रतिबल विकृति वक्र के महत्तम बिंदु होता है तथा यह संकेत देता है कि किस प्रतिबल के बाद गर्दन बनना शुरू होगा, यानी किस प्रतिबल के बाद तार टूट जाएगा, गर्दन बनना शुरू हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है, समतापी प्रक्रम के दौरान किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। समतापी प्रक्रम के दौरान किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देख लीजिए सूत्र को, व्यंजक को कैसे प्राप्त किए हैं। बढ़िया से देखिए, सॉल्यूशन में बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एक बार फिर से देखिए, बढ़िया से देखिए, ठीक, देखिए आगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता को परिभाषित करें। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता को परिभाषित करें। आंसर, किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। आगे है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 को समझिए। Cp का मान Cv से अधिक क्यों होता है? सवाल नंबर 11 कहता है, Cp का मान Cv से अधिक क्यों होता है? उत्तर, स्थिर दाब पर मोलर ताप धारिता को Cp कहते हैं, जबकि Cv स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता को निरूपित करता है। यानी जब किसी गैस को नियत आयतन पर गर्म करते हैं तो गैस पर किया गया कार्य से निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि स्थिर दाब पर जब किसी गैस को गर्म करते हैं तो दाब पर काबू पाने के लिए कार्य किया जाता है और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ आयतन में भी विस्तार होता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि Cp Cv से बड़ा होता है, अधिक होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 12, ठीक है, 12 नहीं है, 11 का ही सेकंड पार्ट है। ये वाला जो उत्तर है 11 का सेकंड पार्ट है, जो बोला गया है Cp और Cv में संबंध प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए प्राप्त करेंगे। Cp मतलब नियत दाब पर ऊष्माधारिता और Cv मतलब नियत आयतन पर ऊष्माधारिता। हम जानते हैं कि H बराबर U प्लस PV होता है, समीकरण 1। पुनः PV बराबर nRT, समीकरण 2। इसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। यदि स्मॉल n का मान 1 मोल हो तो समीकरण 2 को लिखेंगे PV बराबर RT। इन मानों को समीकरण 1 में रखेंगे तो मिलेगा H बराबर U प्लस RT। अब क्या करेंगे, T के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dH बाई dt इक्वल टू du बाई dt प्लस R इंटू dt बाई dt 1 हो जाएगा। यानी dH बाई dt माइनस du बाई dt बराबर R। dH बाई dt को Cp कहते हैं और du बाई dt को Cv कहते हैं। यानी अतः लिख देंगे Cp माइनस Cv इक्वल टू R। प्रूव्ड हो गया। आगे देखिए सवाल नंबर 12, विशिष्ट ऊष्माधारिता को परिभाषित करें। देखिए विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है। उत्तर, किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता या केवल विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 13, मोलर विशिष्ट ताप क्षमता को परिभाषित करें। आंसर, किसी रासायनिक पदार्थ की दरार ताप क्षमता ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे ऊष्मा के रूप में पदार्थ के 1 मोल में जोड़ा जाना चाहिए ताकि उसके तापमान में 1 इकाई की वृद्धि हो सके।
आगे है सवाल नंबर 14, समतापी एवं रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का क्या उपयोग है? आंसर, समतापी प्रक्रम में निकाय को दी गई समस्त ऊर्जा बाह्य कार्य करने में खर्च होती है, जबकि रुद्धोष्म प्रक्रिया में निकाय तथा परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग फिजिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ें, जो आज के क्लास 11 टर्म 2 एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी।